हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज से हम 1000 एमसीक्यू सीरीज़ फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है। सो एमसीक्यूज़ आज हम प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 1000 एमसीक्यूज़ होंगे। आज के इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप साथ साथ में आंसर भी करते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड जो कि कहाँ पे हुआ, किससे हुआ? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स से। क्या है? एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट अकर्ड इन डैश ईयर। तो ये किस साल हुआ था बैटल ऑफ हेस्टिंग? इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 1066, 1065, 1076 या 1075 एडी। तो किस ईयर में ये हुआ बैटल ऑफ हेस्टिंग्स? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 1066 एडी। ओके, सो इससे जुड़ी कुछ और चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। बैटल ऑफ हेस्टिंग कब हुआ? 1066। ये आपको पता चल गया, एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है। यहाँ से किस चीज़ की बिगिनिंग हुई? तो बिगिनिंग हुई नॉर्मन रूल इन इंग्लैंड की। ओके, और इसका इम्पैक्ट पड़ा जो कि ऑब्वियस है, किसके ऊपर? इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, कल्चर के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर। इस बैटल में हुआ क्या? जो किंग हैरोल्ड सेकंड थे इंग्लैंड के, वो हार जाते हैं। विलियम द कॉन्कर जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी थे, जीत जाते हैं। इसके अलावा और क्या क्या हुआ? ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसी टॉपिक के ऊपर, इसी चीज़ के ऊपर, इवेंट के ऊपर कुछ बुक्स लिखी गई हैं। एक बुक है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, मार्क मॉरिस ने लिखी है। 1066 द ईयर ऑफ कॉन्क्वेस्ट, डेविड होवर्थ ने ये बुक लिखी है। इस कॉन्क्वेस्ट का क्या हुआ? इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर एक लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। ओके, और जो ना ट्रांजिशन है, स्टार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश की तरफ, तो वो यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन। आप भी ना, जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो खुद से ना कमेंट बॉक्स में आंसर आप भी लिख देना। जैसे कि मान लो मैंने क्वेश्चन बोला तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से जो आपको आंसर लगता है वो करते जाना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख देना कि ए आंसर, बी आंसर, जो भी आपको सही लगे। इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप और अच्छे से चीज़ों को समझोगे। सेकंड क्वेश्चन है, बेओवुल्फ the only important piece of literature surviving since the old English period is an dash। तो जो बेओवुल्फ है, जो आपको पता है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एक लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी पीस है जो कि सर्वाइव किया है जिसने, वो क्या था? वो एक तरीके का लिरिकल बैलेड था, वो एक प्रोज नैरेटिव था, वो एंग्लो सैक्सन एपिक था, या वो एक क्लासिकल एपिक था? तो बेओवुल्फ क्या था? जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का लिटरेरी वर्क का एक सर्वाइविंग, आप कह लो कि लिटरेरी वर्क है। वो क्या था? लिरिकल बैलेड, प्रोज नैरेटिव था, एंग्लो सैक्सन एपिक था, क्लासिकल एपिक था, क्या था? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, एंग्लो सैक्सन एपिक। ओके, एंग्लो सैक्सन एपिक। तो ये लिरिकल बैलेड नहीं है, प्रोज नैरेटिव नहीं है, क्लासिकल एपिक नहीं है। लिरिकल बैलेड में क्या होता है? जो कि एक ऐसी स्टोरी बताता है डैट इज मेंट टू बी संग। ओके, तो ये इसकी आप कह लो कि कैरेक्टरिस्टिक होती है लिरिकल बैलेड की, जो इसकी नहीं है। इसमें पर्सनल इमोशन को प्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है लिरिकल बैलेड में, जो कि बेओवुल्फ में नहीं आता है। प्रोज नैरेटिव है? नहीं, तो ये प्रोज नैरेटिव तो नहीं है। ठीक है, तो जो बेओवुल्फ है वो तो आपको पता है कि उसमें वर्स है, प्रोज नहीं है, तो इसलिए प्रोज नैरेटिव नहीं है। इसके अलावा वो क्लासिकल एपिक भी नहीं है। वो क्या है? एंग्लो सैक्सन एपिक है। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? लेंदी नैरेटिव पोएम होती है, बिल्कुल ये है। ओके, ठीक है जी, ये इसमें है, इसीलिए इसे कहा गया एंग्लो सैक्सन एपिक कहा गया इसे। इसके अलावा इसमें और क्या होता है? ग्रैंड स्कोप, हीरोइक प्रोटैगनिस्ट, एलिवेटेड स्टाइल, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 चीफ डायलैक्ट, तो 4 मेन या चीफ डायलैक्ट थे किसके? डेट फ्लरिस्ड इन द प्री चौसरियन पीरियड, चौसर से पहले के पीरियड में। द वन ऑफ डेट बिकेम द स्टैंडर्ड इंग्लिश इन चौसर्स टाइम। तो चौसर से पहले क्या था? चौसर से पहले 4 डायलैक्ट थे इंग्लिश के। चौसर के टाइम पीरियड में उनमें से एक डायलैक्ट क्या बन गया? स्टैंडर्ड इंग्लिश बन गया, यानी कि वही आप कह लो मेन इंग्लिश बन गया। तो वो डायलैक्ट कौन कौन से थे आपको बताना है कि वो एक डायलैक्ट कौन सा है जो बाद में स्टैंडर्ड इंग्लिश बना। द नॉर्दर्न, द ईस्ट मिडलैंड, द वेस्ट मिडलैंड या द सदर्न। तो कौन सा इसमें से डायलैक्ट था जो कि मेन या स्टैंडर्ड डायलैक्ट बाद में इंग्लिश का बना?
सो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन बी, ईस्ट मिडलैंड। ओके, ईस्ट मिडलैंड। ठीक है जी, ईस्ट मिडलैंड। चार आपको पता चल गया कि ये चार अलग अलग डायलेक्ट है। चौसर का पीरियड 14th सेंचुरी का है। जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है वो आपको पता है कि बेसिस बना जिसे बाद में मिडल इंग्लिश कहा गया और जो बाद में स्टैंडर्ड इंग्लिश बना। ठीक है, आप समझ गए। इसके पीछे कॉज क्या था, रीज़न क्या था? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ लंदन, क्योंकि लंदन क्या है, ईस्ट मिडलैंड एरिया है। लंदन ईस्ट मिडलैंड एरिया है। इस जोग्राफिकल एरिया का आप कह लो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, इसीलिए यहाँ की लैंग्वेज ही मेन डायलेक्ट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर? फ्रेंच लिटरेचर का फीचर नहीं है डैट नॉर्मन्स इम्पोर्टेड टू इंग्लिश। नॉर्मन्स इंग्लैंड में लेके गए किस चीज़ को? फ्रेंच लिटरेचर को। कई सारी चीज़ें वो लेके गए होंगे, कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब वो नहीं लेके गए या जो उन्होंने इंग्लैंड में इंग्लिश लिटरेचर में आप कह लो इम्पोर्ट की, जो नहीं था? कौन सी चीज़ नहीं उन्होंने इम्पोर्ट की, वो क्या है? क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, वेरिड वेरिफिकेशन नहीं था, ग्लूम एंड अदर वर्डली एटीट्यूड ये नहीं था, या वेरिड मूड्स एंड थीम्स ये नहीं था। तो कौन सी एक चीज़ नहीं थी ये आपको बतानी है। ओके, सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहीं पे चलते चलते बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है इनका जो PDF है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है। ठीक है, हमारा जो आप कह लो कि हमारा ऐप है और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। ऐप और वेबसाइट का नाम है अमन पाठशाला। ऐप का नाम अमन पाठशाला, वेबसाइट का amanpathshala.com। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, हर एक चीज़ का गिवन है, आप जाके ये PDF देख लेना और कोई भी डाउट होगा तो पूछ भी लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? ग्लूम एंड अदर वर्डली एटीट्यूड, ये चीज़ वो नहीं इम्पोर्ट की उन्होंने, बाकी सारी चीज़ें तो की है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ नहीं है। तो ये जो चीज़ है ग्लूम एंड अदर वर्डली एटीट्यूड, ये उन्होंने नहीं इम्पोर्ट किया। ये कहाँ से आया है? सो ये क्या है, ये लाइन अच्छे से पढ़ना। दिस मोर अलाइंस विद द लेटर मेडिवल इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन। तो पहली चीज़ तो जो मेडिवल इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन है वहाँ से ये चीज़ आई है, और स्पेसिफिकली कहाँ से? रिलीजियस एंड मॉरल टेक्स्ट से, ये वाली चीज़, ग्लूम एंड अदर वर्डली एटीट्यूड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेडिवल लिटरेचर? मेडिवल लिटरेचर की करेक्टरिस्टिक क्या है? अ लार्ज बॉडी ऑफ पर्सनल लिटरेचर, realism in representation of time and space, absence of alliteration in poetry, the popular genre of the bird and the beast fable। सो कौन सी एक चीज़ थी जो मेडिवल टाइम पीरियड में लिटरेचर में थी? सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक है इन चारों में से। सोचिए आंसर, सोच रहे हो ना? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी, डी, क्या आंसर होना चाहिए? लेट्स सी। सो आंसर है द पॉपुलर योनरा ऑफ द बर्ड एंड बीस्ट फेबल। तो यहाँ पे उन्होंने पता क्या किया, जो अलग अलग बर्ड्स थे, बीस्ट थे, क्या है, अलग अलग एनिमल्स को उन्होंने यूज़ करके क्या किया, मॉरल लेसन्स को कन्वे करने की कोशिश की इस टाइम पीरियड में। जानवरों की कहानियों से ही सिखाते हैं ना, हम भी वैसे सीखे हैं। देखो, अगर आपको याद होगा बचपन में जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लासेस में होंगे तो आपने सुनी होगी वो लायन और रैट की कहानी है एक, वो केज वाली है ना वो, और क्रो की कहानी है कि वो पानी कैसे पीता है, या एक डॉग की कहानी है कि वो दूसरे पानी में अपना, आप कह लो कि मिरर में अपने आप को देखता है। वो मतलब ये जो मॉरल लेसन्स कन्वे करने के लिए सारी स्टोरीज हमने देखी है ना, ऐसी स्टोरीज आप कह लो कि ये बर्ड बीस्ट फेबल ये मेडिवल टाइम पीरियड की बड़ी करेक्टरिस्टिक थी। बहुत सारी स्टोरीज ऐसी उस टाइम पे लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेडिवल लिटरेचर? अभी मेडिवल लिटरेचर में ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली कि इनमें से सबसे बड़ी चीज़ थी पॉपुलर योनरा, बर्ड और बीस्ट फेबल का। अभी हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक चीज़ थी जो उस टाइम पे नहीं थी। एलिगरी वॉज फ्रीक्वेंट एंड यूजुअल, द ड्रीम विजन कन्वेंशन वॉज प्रेलेवेंट, चौसर एक्सप्लॉइटेड द ड्रीम विजन कन्वेंशन इन द कैंटरबरी टेल्स, देयर वॉज ऑफन एन अंडर करंट ऑफ मॉरल एंड डायलेक्टिक स्ट्रेन। तो कौन सी चीज़ है जो उस टाइम के ऊपर आपको बताना है कि नहीं थी? क्या नहीं था, देखते हैं। सो राइट आंसर है जी इसके लिए कि चौसर ने ड्रीम विजन कन्वेंशन को एक्सप्लॉइट किया कैंटरबरी टेल्स में, ये बात गलत है, बाकी सारी चीज़ें सही है। ऑल्दो
यहाँ पे आप कह लो कि उन्होंने इस चीज़ को यूज़ नहीं किया, उन्होंने अपने बाकी के वर्क्स में इसे यूज़ किया है। जैसे कि द बुक ऑफ डचेज, द हाउस ऑफ फेम, यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है, लेकिन इस पर्टिकुलर वर्क में उन्होंने इसे यूज़ नहीं किया, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है। सो 7th क्वेश्चन, द पोएट हु वॉज बोर्न इन द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड के रेन में, टाइम पीरियड में पैदा हुए ये। लिव्ड थ्रू रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड सेकंड के टाइम पीरियड में ये रहे। देखो एडवर्ड थर्ड आए, इनका बर्थ हुआ, रिचर्ड सेकंड आए, उस टाइम पे ये रहे। उसके बाद हेनरी फोर्थ आए, उस टाइम पीरियड में इनकी डेथ हो जाती है। ये कौन है, किन की बात हो रही है? ये बात हो रही है ट्रेवलैन की, चौसर की, बोकाकियो या लैंगलैंड की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे आपको बताना है। ओके, किसकी बात हो रही है देखते हैं। सो राइट आंसर है जी जोफ्री चौसर, जोफ्री चौसर की बात हो रही है। सो 1343 में इनका बर्थ हुआ, 1400 में इनकी डेथ हुई। और इन्हें और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। और इनका मेन लिटरेरी वर्क है कैंटरबरी टेल्स, आप जानते ही हो। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, आप वीडियो एंजॉय कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ नई चीज़, नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, नई नई चीज़ें आप जान रहे हो, मज़ा आ रहा है ना, एंजॉय कर रहे हो ना। तो अगर एंजॉय कर रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लाइक करोगे, आपको बस बटन को प्रेस करना है कि नहीं, बल्कि प्रेस भी नहीं करना, स्क्रीन के ऊपर टैप करना है। आपको कुछ नहीं जाता है, लेकिन बदले में क्या होता है कि जो मेरे जैसे टीचर होते हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उन्हें बहुत बूस्ट मिलता है। ठीक है, हमें लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को हमारा काम पसंद आ रहा है, तो हमें काम करते चले जाना है और अच्छे से करना है। तो आपको बस इतना काम है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है। द ब्लैक डेथ क्या है? डेथ स्वेप्ट ओवर इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी आ गया ब्लैक डेथ। उस टाइम पे चौसर वॉज अबाउट 9 ईयर्स, इज अनदर नेम फॉर डैश। ब्लैक डेथ का दूसरा नाम क्या है आपको ये बताना है सीधा सीधा, बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं जरूरी। तो ग्रेट प्लेग कहते हैं इसे, द ग्रेट फ्लड कहते हैं, द ग्रेट ड्राउट, द ग्रेट रिवोल्ट। क्या कहते हैं इसे जो ये ब्लैक डेथ था, जहाँ पे हजारों लाखों लोग मरे? तो क्या था ये? एक तरीके का प्लेग था, द ग्रेट प्लेग था। और क्या है? ये एपिडेमिक था, डेवस्टेटिंग ग्लोबल। उस टाइम पे 1300s में आया, 1348 से 1349 में इंग्लैंड में भी ये दाखिल हो गया। कई सारे लोग मरे, बहुत लोग मरे इसके दौरान। जैसे आपको पता है कि आज के टाइम पे कोविड हुआ ना, ये कोविड से भी बड़ी चीज़ थी उस टाइम पीरियड में। देयर वर 3 इंपॉर्टेंट मेडिवल इंस्टीट्यूशन, मेडिवल टाइम पीरियड में कई सारे इंस्टीट्यूशंस थे, उनमें से एक नहीं था। फ्यूडलिज्म था कि नहीं, आपको बताना है, आपको बताना है कि नहीं था। शिवलरी और नाइट एरेंट्री, द चर्च, स्लेवरी, कौन सी चीज़ मेडिवल टाइम पीरियड में नहीं थी? क्या नहीं था? क्या वहाँ पे नेशन स्टेट था? ठीक है, नेशन स्टेट तो नहीं था, तो यानी कि फ्यूडल स्टेट था, तो फ्यूडलिज्म तो था। शिवलरी नाइट ये तो था ही, उस टाइम पे फ्यूडल्स के पास यही तो होते थे। चर्च था, चर्च की वजह से तो आपको पता है कि सारी वॉर्स हुई, मतलब चर्च ने बांध के भी रखा यूरोप को, चर्च की वजह से वॉर भी हुई, चर्च तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था। स्लेवरी नहीं थी। ठीक है, स्लेवरी नहीं थी। तो बुक में तो यही कहते हैं कि स्लेवरी नहीं थी, ऑल्दो आपको पता है कि स्लेवरी भी थी कुछ ना कुछ तो, लेकिन ये तीनों तो पक्के हैं, ये तो बिल्कुल थे। स्लेवरी वो कह रहे हैं कि नहीं थी उस टाइम पीरियड में, तो डी आंसर है। ठीक है जी, ये नहीं था। क्या कहते हैं इसे पढ़ के देखें अगर, स्लेवरी वाइल इट डिड एग्जिस्ट, मैंने कहा ना थी, वॉज नॉट कंसिडर्ड अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, लेकिन ये प्राइमरी इंस्टीट्यूशन नहीं था। ठीक है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन नहीं था, ऑल्दो थी। इन चौसर्स टाइम द पीजेंट रिवोल्ट रिजल्टेड इन द डैश, चौसर के टाइम में पीजेंट रिवोल्ट हुआ, किसानों ने कर दिया रिवोल्ट। वो किसान जिनको बंदी बना, देखो ये फ्यूडल थे, फ्यूडल क्या थे? फ्यूडल सामंत थे। ये आप कह लो कि फ्यूडल्स के पास ही सारी पावर होती थी, किंग के पास उस टाइम पे इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी। ठीक है, फ्यूडल के पास ज़्यादा पावर थी, तो फ्यूडल के पास अपने नाइट होते थे। फ्यूडल क्या करते थे, ये जो आप कह लो कि ये जो छोटे किसान थे, इन्हें बंदी बना के रखते थे, इनसे काम करवाते थे, तो इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो फिर हुआ क्या? डीथ्रोनमेंट ऑफ किंग, के राजा को उतार दिया गद्दी से। डेमोलिशन ऑफ चर्च, चर्च को हटा दिया। एंड ऑफ सेफडम, राइज ऑफ नेशनलिज्म, क्या हुआ? क्या होता है इसकी वजह से? ऑल्दो इनमें से 3 चीजें हैं जो इवेंचुअली इसी की वजह से होंगी,
बल्कि ये चौथी चीज़ भी आप कह लो। लेकिन वो जो पर्टिकुलर रिवोल्ट था उसकी वजह से क्या हुआ, जो चौसर के टाइम पीरियड में हुआ, तो उससे क्या हुआ, सेफडम, यही जो स्लेवरी थी, स्लेवरी जो आप कह लो कि किसानों को बंदी बना के उनसे काम करवाया जाता था, वो वाली मजदूरी कम दी जाती थी, वो ख़त्म हुई धीरे धीरे से। उस एक दिन में नहीं हुई, धीरे धीरे से ख़त्म हुई। और आपको पता है कि धीरे धीरे से फिर राजा भी डीथ्रोन हो गया। ठीक है। और ब्लैक डेथ और टैक्सेस को बढ़ाने की वजह से ही उन्होंने ये कदम उठाया था, रिवोल्ट किया था। द स्पिरिट ऑफ न्यू लर्निंग इन द ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड में स्पिरिट ऑफ न्यू लर्निंग आई। ट्रांजिशनल पीरियड कौन सा था, मेडिवल से मॉडर्न पीरियड में। ठीक है। वॉज चीफली द इन्फ्लुएंस ऑफ डेस्क, किसकी वजह से, किसका इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से ये ट्रांजिशनल पीरियड आया, ये चेंज आया, न्यू लर्निंग आई। फ्रेंच रेनेसांस, इटालियन रेनेसांस, जर्मन रेनेसांस, ऑल ऑफ द अबव। तो किसकी वजह से ये न्यू लर्निंग थिंग आई, तो राइट आंसर क्या है, इटालियन रेनेसांस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सो क्रूशियल रोल था ट्रांजिशन पीरियड में, मेडिवल से मॉडर्न टाइम पीरियड में जो हुआ, इसी टाइम पे क्या चीज़, किसके ऊपर एम्फेसिस दिया गया, ह्यूमनिज्म के ऊपर, आर्ट के ऊपर, साइंस के ऊपर, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग के ऊपर, ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में हुई। द टू फ्रेंच राइटर, दो फ्रेंच राइटर थे जिनका इन्फ्लुएंस था किसके ऊपर, चौसर के ऊपर, इन हिज अर्ली लिटरेरी करियर। चौसर के अर्ली लिटरेरी करियर में दो फ्रेंच राइटर्स का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा, किसका, ये देखो ये नाम थोड़े से मुश्किल हैं, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो उसके लिए पहले से ही क्षमा, आप समझ लेना। डी लोरियस एंड डी म्यूंग, दांते एंड बोकाकियो, ब्लांशे एंड दी लॉरिस, ब्लांशे एंड गाउवर। तो कौन दो थे जिनका चौसर के ऊपर इम्पैक्ट था, राइट आंसर है ए, डी लोरिस एंड दी म्यूंग। ओके। देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ऐसा नहीं होता जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि एग्जैक्ट यही एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे, मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कुछ पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं ये सारे आएंगे। बस यहाँ से ये जानना जरूरी है कि आपको ये पता चले कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें इन चीज़, जब भी नोट्स पढ़ने हैं तो इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। समझ रहे हो ना, कि नेट के लिए, एमए के लिए, इंग्लिश लिटरेचर नेट के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप टेक्स्ट पढ़ते हो, लेकिन उनमें से कौन सी चीज़ें जिन्हें मेमोराइज करना है, जिन्हें नोट्स में हमें जगह देनी है, तो वो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यार ऐसी चीज़ें जो हमें दिखती हैं नोट्स में, उन्हें हम अंडरलाइन करते हुए चले, उन्हें हम मेमोराइज करें। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इनके नाम बता दिए कि जिनका इम्पैक्ट था। ओके, ठीक है। और इन दोनों ने मिलके एक बुक लिखी थी उस टाइम पे, ले रोमन दे ला रोज, और इसको बाद में ना चौसर ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, द रोमाउंट ऑफ द रोज, ये भी याद रखना है। द बुक ऑफ द डचेस बाय चौसर क्या है वो, लेंदी एलेगरी है ऑन द डेथ ऑफ हिज पैट्रन्स वाइफ, शॉर्ट लिरिकल स्टोरी है डचेस ऑफ वेल्स की, लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी है अडल्ट्री ऑफ डचेस के बारे में, ट्रिब्यूट है बिलव्ड एंड हर ब्यूटी। तो किसके बारे में है, या डचेस, ये जो बुक ऑफ द डचेस किसके बारे में है, जो चौसर ने लिखी है, किसके बारे में है, देखते हैं। सो ये है जी, लेंदी एलेगरी है डेथ ऑफ हिज पैट्रन्स वाइफ, उसकी पैट्रन की वाइफ के डेथ के ऊपर। ठीक है, पैट्रन कौन है, जॉन ऑफ गाउंट है। ओके, और ये कौन है, ब्लांशे, जिसकी मेमोरी में इन्होंने लिखा। ये मौन है उनकी डेथ के ऊपर, और ड्यूक की फीलिंग को इन्होंने यहाँ पे बताया है कि उसकी डेथ के बाद वो कितना दुखी हो गया, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। ओके, और ये ड्रीम विजन पोएम है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें लिखते जाना है, जैसे ये एक चीज़ हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये आप कह लो कि 4, ऐसे करके नोट्स बनाया करो, और फिर 4 चीज़ें इसमें से मुझे याद रखनी है, ये सोचा करो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जी, 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ चौसर बियर्स क्लोज रिजेंबलेंस टू दांतेस डिवाइन कॉमेडी। दांतेस डिवाइन कॉमेडी है जो, उससे रिजेंबलेंस है चौसर की किस वर्क की, द रोमाउंट ऑफ द रोज, द पार्लियामेंट ऑफ लॉज, द हाउस ऑफ फेम, ट्रोइलस एंड क्रिसीड। तो कौन सी चीज़, कौन सा इनमें से वर्क है जो दांते के डिवाइन कॉमेडी से रिजेंबल करता है, उससे मिलता जुलता है। आंसर क्या है, पहले आप बताओ, लिखो। ठीक है, लिखना है आपको भी। सो आंसर क्या है जी, सो आंसर है द हाउस ऑफ फेम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15th देखते हैं अभी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें सेम है, एलिगोरिकल स्ट्रक्चर, थीम्स, ये सारी चीज़ें मतलब रिजेंबल करती हैं।
ओके, आफ्टर लाइफ के बारे में इसमें भी बात हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ चौसर कंटेन्स पैसेज लिया है इन्होंने डेट हैव बीन डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दांते। दांते के वर्क से पैसेज डायरेक्टली उन्होंने अपने वर्क में ले लिया। कौन से वर्क में? द हाउस ऑफ फेब में, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में, द कैंटरबरी टेल्स में, लेजेंड ऑफ गुड विमेन में। कहाँ से, किस में लिया उन्होंने? डायरेक्टली आप कह लो कि एक पैसेज ले लिया। कहाँ से लिया? कौन से बुक में लिया? अपनी में, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ओके, याद रखना ये भी चीज़। सो ये तो हो गया है ना कि डायरेक्टली लिया है। ट्रोइलस एंड क्रिसीड बाय चौसर शोज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोस्त्रातो, ठीक है, बाय दांते, दे म्योंग, दे लोरियस, बोकाक्यो। क्या आंसर है इसके लिए? देखते हैं अभी। आपने भी आंसर करने की कोशिश करनी है। सो आंसर क्या है? डी, बोकाक्यो। ओके, ठीक है। ट्रोइलस एंड क्रिसीड क्या है? जेफरी चौसर के वर्क हैं जो कि इन्फ्लुएंस्ड है जियोवानी बोकाक्यो का ये वर्क है जो, ठीक है, इसको थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है। ट्रोइलस एंड क्रिसीड एंड पेंडोर्स रिवील करते हैं मैच्योरिटी ऑफ चौसर्स नैरेटिव स्किल। चौसर का ना जो नैरेटिव स्किल है वो मैच्योर हो रहा है कि वो बड़ा मैच्योर है जी, वो बहुत अच्छा स्किल है उसके पास। इसके अलावा डेक्सरिटी इन हैंडलिंग द, किस चीज़ को उन्होंने हैंडल किया? जो ये उनके वर्क है ना, इन वर्क्स में चौसर का हमें स्किल्स दिखते हैं, ठीक है, नैरेटिव स्टाइल की। इसके अलावा उन्होंने कौन सी चीज़ को बड़े अच्छे से यहाँ पे हैंडल किया इन वर्क्स में? हीरोइक कपलेट को, राइम रोयल को, फ्री वर्स को या ब्लैंक वर्स को। तो उन्होंने इसमें अपने इन वर्क्स में इनमें से कौन सी चीज़ है जिसे बहुत अच्छे से हैंडल करके यूज़ किया? क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन क्या है? बी, राइम रोयल। ठीक है, राइम रोयल है इसके लिए सही आंसर, राइट आंसर। ओके, और इन्हें क्रेडिट किया जाता है कि चौसर को उन्होंने राइम रोयल को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश लिटरेचर में। 18th क्वेश्चन, द वेरी आइडिया ऑफ द कैंटरबरी टेल इज बिलीव्ड टू हैव बीन टेकन फ्रॉम द बोकाक्योस डेस्क। बोकाक्यो का कौन सा वर्क है जहां से उन्होंने ये आइडिया लिया है? एक तो ये है ऑप्शन ए, डी कैमेरॉन, ये इसके लिए सही आंसर है, यहाँ से उन्होंने ये आइडिया लिया कैंटरबरी टेल वाला। ये दूसरा फिलोस्त्रातो, ठीक है, कन्फेसियो अमांतिस पॉलीक्रोनिकॉन, तो उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखा ना। बोकाक्यो का कौन सा वर्क है जिससे उन्होंने इन्फ्लुएंस होकर ये लिखा? सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, री कैमेरॉन। ठीक है जी, री कैमेरॉन। तो ये जो कैंटरबरी टेल्स है इसमें क्या होता है कि कुछ पिलग्रिम्स हैं जो अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं। इनका जो वर्क है डी कैमेरॉन बोकाक्यो का, इसमें क्या है, यंग पीपल अपनी स्टोरी बताते हैं, इसी तरीके की कहानी है। 19th क्वेश्चन है, द पोएम बाय चौसर नॉन टू बी फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज द हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट कौन सी पोएम में उन्होंने पहली बार यूज किया? द कंप्लेंट अनटू पिटी, द रोमांस ऑफ द रोज, द लेजेंड ऑफ द गुड विमेन, ट्रोइलस एंड क्रिसीड। तो पहली बार उन्होंने हीरोइक कपलेट यूज किया कहाँ पे? आंसर क्या है? द लेजेंड ऑफ गुड विमेन। ठीक है जी। सो 20th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 1000 क्वेश्चन है जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप और वेबसाइट का नाम है अमन पाठशाला। ठीक है जी, चाहे आप वेबसाइट पे जाओ amanpathshala.com, चाहे हमारी ऐप डाउनलोड करो अमन पाठशाला। लिंक सबका गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, जाके ज्वाइन जरूर करना। ओके, तो 20th क्वेश्चन क्या है? 20th क्वेश्चन है जी, हु हैज़ रिमार्क्ड डैट। ये किसने कहा है? ये कहा किसने है? क्या कहा है? चौसर फाउंड इंग्लिश अ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। चौसर फाउंड इंग्लिश अ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। ये किसने कहा है? आंसर बताऊं? आंसर तो नहीं बताऊंगा मैं, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे लिख के बताना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। अगली वीडियो देखना, अभी कुछ दिन के बाद हम अपलोड करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, लिख के बताना कितने क्वेश्चन सही हुए। और इसका पीडीएफ आपको बता दिया मैंने कि इसका पीडीएफ कहाँ पे आपको मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ये नंबर है, ज्वाइन कर लेना, लिंक भी गिवन होगा, सारी चीज़ें। तो अपना ध्यान रखो, अगली वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।